मध्य प्रदेश में हो रहे लोकतंत्र के महापर्व में जनता में ज़बरदस्त उत्साह है और कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से तमाम जो बड़े नेता हैं वो सियासी जोर आजमाइश कर रहे हैं। और आज हम आपको एक बेहद ख़ास शख्सियत का कैंपेन ट्रेल दिखाने जा रहे हैं जो एक तरह से कांग्रेस के संकट मोचन माने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ी तादाद में बागियों को मैनेज किया है। और आज हम आपको दिखाएंगे कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा किस तरह से चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों का समर्थन कर रहे हैं। इस वक्त हम जबलपुर में विवेक तन्खा जी के निवास पे मौजूद हैं और आज हम दिखाएंगे कि किस तरह से विवेक तन्खा लोगों को एड्रेस करते हैं, किस तरह से उन्होंने कमान महाकौशल में संभाल रखी है। इस वक्त हमारे साथ विवेक तन्खा जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 पर। और हम देख रहे हैं कि एक तरह से इस चुनाव में आप संकट मोचन कहे जा रहे हैं, बहुत से बागियों को आपने समझा लिया है। ऐसा जो एक कांग्रेस के एक कार्यकर्ता या सिपाही के तौर से मैं अपना काम कर रहा हूँ। आपका एक बयान भी बड़ा चर्चित हुआ कि बीजेपी के बुजुर्गों का मुकाबला कांग्रेस के युवाओं से। वही दिखा मैंने कल, जो एकता के लिए जो एक सहानुभूति की लहर थी और जिस प्रकार से यूथ एकता को वेव कर रहा था, जुड़ रहा था, साथ चल रहा था, आगे दौड़ रहा था, तो उससे मुझे समझ आया कि ये चुनाव यंगस्टर्स का चुनाव है, यंग लोगों का चुनाव है और इनके भविष्य का चुनाव। सबसे बड़ी चीज़ है यूथ की भविष्य का चुनाव है। और मुझे इस चुनाव में ऐसा समझ आ रहा है कि बहुत बड़ा उलटफेर दिख रहा है। बड़े बड़े लोग चुनाव हारेंगे, छोटे छोटे लोग चुनाव जीतेंगे। आप देखना, ये चुनाव बड़ा अनप्रेडिक्टेबल चुनाव है। जनता साइलेंट है। कांग्रेस को एक एज प्रेस और मीडिया के माध्यम से दिखाए रहे हैं, बट अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा। कहीं सर वोटर्स साइलेंट है और हम देख रहे हैं कि आपके जैसे चेहरे भी कभी फ्रंट फुट पर आते हैं और कभी बैकडोर से, और हम कहें कि पर्दे के पीछे प्रबंधन की कमान जो है वो संभालते हैं। तो ये मैनेजमेंट, ये कहा जा रहा था, कल सचिन पायलट भी इस बात को कह रहे थे कि ये तैयारी अभी की नहीं है, लगातार सालों से ये तैयारियां चल रही थी और रणनीतियां जो हैं वो कांग्रेस को ये चुनाव जिताएंगी। इनफैक्ट परसों में जब छत्तीसगढ़ से लौट रहा था तो मैं पूरे शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट से क्रिस क्रॉस करते हुए आया और करीब 4-5 मीटिंग्स हुई मेरी, धनपुरी से लेकर शेड्यूल उमरिया तक, रात को 10-11 बजे तक। और मुझे एक नई उमंग, एक नई चेतना का एहसास हुआ इवन शेड्यूल में, जो ट्राइबल बेल्ट है और नौकरियां हैं नहीं, और जो 25 साल पहले शेड्यूल था वही आज भी है। मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बन गई है मगर डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है नहीं, है भी तो वो जो जिस लेवल की चिकित्सा होनी चाहिए वो मिलती नहीं है। तो परेशानी सब तरफ मुझे झलक रही है। एक लोग मध्य प्रदेश को एक प्रगतिशील मध्य प्रदेश के तौर से देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, वो चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव हो, वो चाहते हैं हेल्थ सर्विसेज इम्प्रूव हो, युवा चाहता है नौकरियां आएँ। अब जो माहौल बीजेपी ने बनाया है वो नौकरियों का नहीं है, वो माहौल फ्री बीज का बनाया है उन्होंने। फ्री बीज से नौकरी थोड़ी आती है, फ्री बीज से तो आप अपना जो धन है वो उसको बांट देते हो। तो फ्री बीज के जरिए लाडली बहना की भी सर बात कर लेते हैं। और आपको क्या लग रहा है, क्योंकि बीजेपी ऐसा कह रही है कि उसको बड़ा एज मिल रहा है इससे? नहीं, बीजेपी ने एज के लिए ये सब किया है, बट अब जो मैं समझ रहा हूँ, जैसे गहराई में जा रहा हूँ, आप कोई भी चीज़ अगर इलेक्शन के लिए करते हो ना, उसकी वैल्यू नहीं होती है। 5 साल पहले से आप करते तो उसका एक सैद्धांतिक रूप भी दिखता कि आपका विमेन, औरतों की तरफ या महिलाओं की तरफ एक झुकाव है। आप चाहते हैं वो सेल्फ रिलायंट हो, स्वावलंबी बने, बट वो सब तब होता है जब आप इस चीज़ को 5 साल पहले करते। इलेक्शन के 2 महीने पहले, 3 महीने पहले आपने इन रिस्पॉन्स टू कांग्रेस कैंपेन एक स्कीम ले आए और पैसा बांटने लगे। उससे लोग मिसलीड नहीं होते हैं, वो समझ जाते हैं कि इलेक्शन का स्टंट है और इलेक्शन के स्टंट से वोट नहीं मिलते हैं। इधर सर हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जितने दौरे प्रधानमंत्री ने किए, शायद ही कभी इतिहास में इतने दौरे भारत के प्रधानमंत्री ने चुनावी मकसद से मध्य प्रदेश में किए हों। और अमित शाह भी आ रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि राम मंदिर निर्माण की तिथि जो है वो सार्वजनिक मंचों से गिना रहे हैं। देखिए, बीजेपी के लिए
मध्य प्रदेश गुजरात के बाद एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी है बीजेपी और आरएसएस के लिए। जबलपुर उसका एक केंद्र भी है, केंद्र बिंदु है। इंदौर भी है, ग्वालियर तो था ही राजमाता जी के वक्त से। तो हुआ क्या है कि उनको ये ढलते दिख रहा है। ढलना कब स्टार्ट हुआ? मेरे हारने के बाद। जब मैं हारा तो जबलपुर में एक रियलाइजेशन हुआ कि शायद एक अच्छा आदमी हार गया है, जो जबलपुर की आन बान शान और प्रतिष्ठा से जुड़ा था और जो जबलपुर को प्रतिष्ठा की तरफ ले जा सकता था। और उसका कॉम्पनसेशन हमको 2 बार मिला। जब पिछले विधानसभा चुनाव में हमको 4 एमएलए जबलपुर ने दिए, और फाइनली जब मेयर का चुनाव अभी 1 साल पहले हुआ था, तो जगत बहादुर सिंह अन्नू जी का चुनाव में जो जीतना और अच्छी बहुमत से जीतना और शहर में जीतना, ये एक बार फिर इसने दिखाया कि जबलपुर में बीजेपी और सैफरन फ्लैग का मोह भंग हो रहा है। जो सैफरनाइजेशन जबलपुर का बीजेपी करना चाहती थी, उससे लोगों का मोह भंग हो रहा था, क्योंकि लोग अब विकास, प्रगति और मॉडर्निटी चाहते हैं। वो सिंगापुर बनना चाहते हैं, वो यूरोप की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अमेरिका की जो दृष्टिकोण से जो अब डेवलपमेंट्स हुए हैं वो चाहते हैं। क्योंकि अब टीवी, इंटरनेट और जो हर प्रकार का एक्सपोजर है बच्चों में और टीनेजर में इतना ज़्यादा है कि अब आपको किसी को कुछ बताना नहीं पड़ता है, मतदाता खुद ही सब समझता है। इधर सर हम देख रहे हैं कि जातिगत जनगणना का आप लोगों ने अपने वचन पत्र में ऐलान किया है। पीएम मोदी कह रहे हैं कि मुझे जो गाली दी जा रही है या उनके बारे में कोई विषय कहा जाता है तो कह रहे हैं कि गाली दी जा रही है, और कहते हैं कि पूरे ओबीसी वर्ग का अपमान कर रही है कांग्रेस। माफ़ करिएगा, प्रधानमंत्री जी की ओहदा बहुत बड़ा होता है और उनके बारे में कोई भी गलत शब्द उपयोग करना मैं उचित नहीं समझता हूँ कभी। मगर पीएम साहब को गलत फहमी है। एक तो पीएम साहब को कोई ओबीसी नहीं समझता। ओबीसी तो हम उस गरीब को समझते हैं जो मजदूरी करता है। पीएम साहब तो 10 लाख का कोट पहनते थे, तो उनको कौन ओबीसी समझेगा? वो तो एक बड़े नेता है, राजनेता है। राजनेता ओबीसी नहीं होता है, वो बड़ा आदमी होता है। तो वो ये कहना है कि उनका विरोध हो रहा है तो वो ओबीसी का विरोध हो रहा है, वो आई थिंक वो सिंपैथी गेन करने के लिए कह रहे हैं, मगर उससे उसका कोई असर नहीं है। बिकॉज अब पीएम साहब की जो बातें हैं, अब ये देश इतना सुन चुका है 10 साल में कि अब एक प्रकार से थकान हो गई है। हर वक्त एक एम्पैथी ड्रॉ करने की जो कोशिश होती है वो चलती नहीं है। कुछ दिन बाद लोग कहेंगे हमको तो मनमोहन सिंह अच्छे लगते थे, जो सीधे साधे स्ट्रेट व्यक्ति थे। जी, इधर सर मध्य प्रदेश में जितने सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा है, एक कहा जा रहा है कि सीएम चेहरों की भी लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं भीतर खाने चल रही है। इससे क्या एज कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है? बीजेपी का ये जो पैतरा था, मुझे नहीं लगता कि ये चल पा रहा है, क्योंकि एक तो जो वो लोग थे वो बहुत बड़े थे एक एमएलए के चुनाव के लिए। क्योंकि एमएलए का जो स्तर होता है वो अलग टाइप का होता है, बड़ा व्यक्तिगत होता है। आपका एक वोटर से जो कांटेक्ट है ना, वो बहुत ज़रूरी है, वार्ड का, एमएलए का। और ये लोग बहुत बड़े नेता थे, राष्ट्र के नेता थे, बड़े बड़े एमपी थे। जैसे राकेश सिंह जी चीफ विप थे बीजेपी पार्टी के। अब आप अच्छा वो तो कभी इधर उधर देखते ही नहीं थे, जब वो चलते थे तो सीधे देखते थे। तो उनको 4 चुनाव जीत चुके थे, और मोदी जी की लहर में 2 चुनाव बने वैसे ही जीते उन्होंने। तो अब उन लोगों के लिए ये जो गली कूचे की जो राजनीति है, जहाँ पर एक मतदाता चाहता है कि आप उसके लिए अवेलेबल रहो, उसको जानो, उसको पहचानो, उनके यहाँ बर्थडे पार्टीज में जाओ, उनकी गमी में शामिल हो। वो सब तो उनने किया नहीं इन बड़े लोगों ने। तो वो आज उनका जो डिस्कनेक्ट है आज उन सबको दिख रहा है। और सर विवेक तनखा क्या सोचते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के इस चुनाव को लेकर? क्योंकि बारीक चीज़ें आप समझते हैं और रणनीतिकारों में शामिल हैं। देखिए, मैं कल परसों छत्तीसगढ़ में था, मैंने बहुत लोगों से बातचीत भी कर रहा था, प्रचार में भी था। तो मुझे छत्तीसगढ़ में समझ आया कि जो तमाम इशूज इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ईडी और आईटी के उठाए जा रहे हैं, महादेव ऐप, ये ऐप और जो स्टेटमेंट दुबई से आ रहे हैं,
तो वो एक प्रकार से पब्लिक छल समझ रही है, और आई एम श्योर उसका कोई इलेक्शन से इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। इलेक्शन तो वहाँ कांग्रेस जीत रही है और वो चीज़ दिख रही है। इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एज हर व्यक्ति बताता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो कांग्रेस के तरफ बायस्ड होऊंगा क्योंकि मैं तो कांग्रेस में हूँ, बट जो प्रेस मीडिया के जितने सर्वेज आ रहे हैं सब में यही बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश में एज है। राजस्थान में लोग कह रहे हैं कांटे की टक्कर है। तो अपनी साफ गोई के लिए पहचाने जाते हैं विवेक तनखा, राज्यसभा सांसद, जिन्होंने हमसे अभी इस वक्त खास बातचीत की। वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस जो है कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। राजस्थान में कांटे की टक्कर है। तमाम बिंदुओं पर खुलकर बातचीत हमसे कर रहे हैं। इस वक्त विवेक तनखा कांग्रेस के प्रत्याशी विनय सक्सेना के समर्थन में पैदल जनसंपर्क कर रहे हैं, और आप देखेंगे कि गलियों में जो तंग गलियां हैं उत्तर विधानसभा क्षेत्र की, वहां पर भी यहां पर तनखा पहुंच रहे हैं और विवेक तनखा यहां आम लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। हमने देखा कि आप मतदाताओं से, यहाँ के लोगों से बातचीत भी कर रहे थे, तो ये क्या बातचीत है हम जानना चाहेंगे। देखिए, हम तो यहाँ पर ये जबलपुर मध्य क्षेत्र है, सबसे एजुकेटेड क्षेत्र है जबलपुर का और प्रतिष्ठित भी है, और यहाँ से हमारे उम्मीदवार हमारे एमएलए विनय सक्सेना जी हैं, जिनका मैं खुद बहुत प्रशंसक हूँ। बहुत सौम्य और अच्छे व्यवहार के व्यक्ति हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और इनकी बहुत तारीफ है शहर में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शहर से आप पूछिएगा। तो ऐसा व्यक्ति जब फिर से दोबारा चुनाव में आता है तो हर व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है उस ऐसे अच्छे व्यक्ति को सपोर्ट करें। तो आज विनय के लिए मैं सपोर्ट में सुबह आया हूँ, शाम को भी रहूँगा इसके साथ। इनकी कुछ मीटिंग्स हैं और यहाँ से अब हम जाएंगे तरुण भाई के यहाँ, जहाँ उनका कैंपेन स्टार्ट हो रहा है जी। और ये जो सनातन को विषय बनाया गया है इस चुनाव में, गाय राम सनातन के मुद्दे बीजेपी के कैंडिडेट्स उठा रहे हैं, मुझे तो ये कहीं विषय दिख ही नहीं रहा है। मैं कल परसों छत्तीसगढ़ से लेकर जबलपुर तक आया, वाया शहडोल, कई पब्लिक मीटिंग्स हुई, कोई ये बातें नहीं कर रहा है। खाली बात विकास की हो रही है, खाली एजुकेशन, लोग स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, नौकरियों की बात कर, युवा नौकरियों की बात कर रहा है। अब कब तक ये शिवराज जी का और अमित शाह जी का छल चलेगा मुझे नहीं मालूम, बिकॉज अभी इस छल से सब परेशान हो चुके हैं। लोग चाहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड नेता आए, पढ़े लिखे अच्छे लोग आए, जिससे कि इस प्रदेश का, शहर का विकास हो। तो मैंडेट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई? मैं तो जबलपुर से स्पेशली बहुत अच्छा मैंडेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लास्ट टाइम हम 4 जीते थे, अब 4 से ज़्यादा ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से विवेक तनखा अपने कैंपेन ट्रेल में प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं कर रहे हैं और साथ ही साथ पदयात्रा करते हुए जनसंपर्क भी उनका चल रहा है, और कह रहे हैं कि एक अच्छा मैंडेट जो है वो कांग्रेस पार्टी को हासिल होगा। आज हम पब्लिक के सामने वो सब मांग रख रहे हैं जो हमने अधिवक्ताओं के लिए कल्पना की। हम अपने कल्पना को साकार कराना चाहते हैं। मैं प्रोफेशन में आया था 1979 और उन दिनों में स्टाइपेंड का कोई कस्टम नहीं था। बोला जाता था कि सीनियर्स में आपको सीखने का मौका मिल रहा है, वही पर्याप्त है। और इस प्रोफेशन को उसी अंदाज में हम लोग ने समझा और सीखा। तो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि विवेक तनखा किस तरह से चुनाव प्रबंधन
कर रहे हैं और जनसंपर्क के अलावा लगातार उनकी ओर से अलग अलग बैठकें भी की जा रही हैं और वकीलों को लेकर, अधिवक्ता समुदाय को लेकर एक बड़ा ऐलान आज किया गया है। देखिए, अधिवक्ता प्रजातंत्र के सिपाही हैं। अगर अधिवक्ता वर्ग नहीं रहेगा तो प्रजातंत्र नहीं रह सकता। तो 1.5 लाख अधिवक्ताओं के सोशल सिक्योरिटी, पेंशन सिक्योरिटी, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, यंग लॉयर्स के लिए स्टाइपेंड, अधिवक्ताओं के लिए हाउसिंग और तमाम इश्यूज को लेके हम अपना पिटारा खोल रहे हैं। कांग्रेस ने एक नए युग में अधिवक्ताओं को ले जा रही है और ये उचित भी है, क्योंकि अगर अधिवक्ताओं का महत्व आप नहीं समझ पाओगे तो आप देश का महत्व क्या समझोगे और कॉन्स्टिट्यूशन का महत्व क्या समझोगे। जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में अधिवक्ता निवास करते हैं, वोटर्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं, तो आपको लग रहा है कि एक बड़ा फायदा इसको? नहीं, फायदा के अलावा ये मेरी सोच है। फायदा तो जो पहुंचेगा वो एक बात है, बट मैं इस बात को लेकर सोचता हूँ कि अधिवक्ताओं को अगर आप शक्तिशाली नहीं बनाओगे, उनको सम्मान नहीं दोगे तो आपका देश नहीं बचेगा। और अभी तक जिस प्रकार से अधिवक्ताओं को साइडलाइन किया जाता था और दुनिया भर के लोगों को बढ़ाया जाता था, मैं चाहता हूँ वो प्रथा बदले और पढ़े लिखे अधिवक्ताओं को आगे बढ़ाया जाए। विवेक तनखा एक प्रबंधक की भूमिका इस चुनाव में संभाल रहे हैं। न सिर्फ वो प्रत्याशियों के समर्थन में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, बल्कि उनका प्रयास है कि अलग अलग जो कम्युनिटी है उनको एकजुट किया जा सके। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से विवेक तनखा ने मध्य प्रदेश के अधिवक्ता समाज के लिए एक बड़ी बातें यहाँ पर रखी हैं, इसका क्या असर चुनाव में होगा? देखिए, इसमें चुनाव का बहुत बड़ा असर होगा। हम अधिवक्ताओं के लिए माननीय श्री विवेक तनखा जी ने जो बात रखी है, उनके हितों के लिए, उनके संरक्षण हेतु जो कानून बनाना है, स्टाइपेंड हो गया, बीमा हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ऐसी काफ़ी सारी बातें हैं जो सिर्फ और सिर्फ माननीय तनखा साहब ने ही सोचे हम अधिवक्ताओं के लिए, और कोई अधिवक्ता हमारे हितों की बात नहीं कर पाया। इसलिए आज के कार्यक्रम का मैंने एक नारा दिया है कि अधिवक्ताओं के हितों की बात सिर्फ और सिर्फ माननीय तनखा साहब के ही साथ। आप क्या सोचते हैं, ऐसे जब ऐलान वचन पत्र में शामिल किए जाएंगे तो अधिवक्ता किसके साथ रहेगा मध्य प्रदेश? निश्चित रूप से अधिवक्ताओं के बीच में माननीय तनखा जी ने जो संदेश दिया है कि हमारे जो खास तौर पे जो कनिष्ठ अधिवक्ता हैं उनको स्टाइपेंड की व्यवस्था की जाए, और जो प्रोटेक्शन एक्ट की जो मांग लगातार प्रदेश के अधिवक्ता 1.25 लाख अधिवक्ता कर रहे हैं, उसको लेके भी माननीय तनखा साहब ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है और निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार आने के बाद माननीय कमलनाथ जी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आपको क्या लगता है सर, जिस तरह से उन्होंने अधिवक्ता समुदाय को एड्रेस किया है, भरोसा जाग रहा है? माननीय तनखा साहब का भरोसा हम अधिवक्ताओं पर है और हमारा भरोसा उन पर है। उन्होंने जो कह दिया वो संपूर्ण मध्य प्रदेश के अधिवक्ता उसको अपनी लिए स्वीकार कर लेते हैं। उन्होंने भोपाल में अधिवेशन में ये बात घोषणा की है, जैसा कि हमारे दोनों भाइयों ने बताया आपको। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी घोषणा है अधिवक्ता कॉलोनी की, जो हर शहर में माननीय कमलनाथ जी इसको पूरा करेंगे, ऐसा हम अधिवक्ता विश्वास करते हैं। तो बात तो भरोसे की है, पर भरोसा ही परसेप्शन तैयार करता है, तो इसका असर चुनाव में क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हमने जाना इस कैंपेन ट्रेल में कि लगातार विवेक तनखा एक मोर्चा संभाले हुए हैं और जिसमें वो अलग अलग कम्युनिटी को एकजुट भी कर रहे हैं और लगातार चुनाव प्रचार की कमान कई मायनों में संभाल रहे हैं। इसका असर चुनाव में क्या होगा देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24।